देखिए, तो वही क्वेश्चन यही था कि कौन सा ऐसा नियम, मांग का नियम जो है, लॉ ऑफ डिमांड में जो है, कौन एक एजम्पशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे कि एजम्पशन क्या क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले जो इसका मूल्य होता है, मूल्य के साथ डिमांड का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और उसमें जो एजम्पशन हम लेते हैं कि किस किस चीज को कांस्टेंट कर रहे हैं, जिसको हम लोग सेटरस पेरिबस बोल रहे थे, उसमें देखिए क्या लेते हैं कि आय हमारा कांस्टेंट है, किस सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट गुड का क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, टेस्ट और प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है। ठीक है, भविष्य में होने वाले मूल्य कांस्टेंट है, बाजार का आकार कांस्टेंट है, और कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। तो इसी से क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि मांग के नियम में एक धारणा कौन सा नहीं है। ठीक है, हम देखेंगे कि लिख रहा है कि देयर आर नो चेंजेस इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, क्या ये वाला चीज जो हम लोग है इसको एजम्पशन में रखे थे? बिल्कुल इसको रखे थे। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, आय से क्या मांग में अंतर हो रहा था? तो हो रहा था, इसको भी हम क्या रखे थे? कांस्टेंट रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट लिख रहा है कंज्यूमर आर अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है, इस तरह का बात हम कुछ नहीं किए उसमें। ठीक है, ये चीज जो है एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है, ये सप्लाई साइड का कांस्टेंट है। ठीक है, ये डिमांड साइड का कांस्टेंट नहीं है। लास्ट ऑप्शन बोलता है कि देयर आर नो चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। सब्स्टिट्यूट गुड का भी बात किए थे कि सब्स्टिट्यूट गुड में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। यानी ये जो चारों चीज है, एक्चुअल में चार नहीं, ये जो 7 चीज है, इन सातों को हम क्या माने थे कि इसको कांस्टेंट रखना है भाई। ठीक है, इनको कांस्टेंट रखना है। इन्हीं 7 में 6 में से, ठीक है, ये क्या किया है, 4 ऑप्शन हमको, 3 ऑप्शन दे दिया है और एक ऑप्शन को गलत कर दिया है। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन यहां से आया था। अब देखिए नेक्स्ट, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व। ठीक है, एक्सेप्शनल डिमांड कर्व क्या होता है? तो देखिए, जो एक्चुअल डिमांड कर्व जो हम लोग का हो रहा था, ठीक है, एक्चुअल डिमांड कर्व कुछ इस प्रकार का था हमारा। ठीक है, इस तरीके से अगर आप प्राइस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, प्राइस कम कर रहे हैं, सप्लाई सॉरी डिमांड क्या हो रहा है, प्राइस को बढ़ा रहे हैं, डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस को अगर कम कर रहे हैं, डिमांड आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसमें बोल रहा है कि एक्सेप्शनल डिमांड कर्व कौन होगा। तो ये चीज अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। इसमें 2 तरह का गुड आता है, एक का नाम है वेबलेन गुड और एक होता है गिफेन गुड। एक मिनट, कोई आया है। ठीक है, एक तरह का गुड होता है वेबलेन गुड और एक होता है गिफेन गुड। ये दोनों जो है ना, ये डिमांड कर्व का एक्सेप्शन है। ठीक है, ये जो है डिमांड कर्व का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि अगर प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो रहा है, प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ रहा है, एक्सेप्शन में क्या होगा, एक्सेप्शन में उल्टा होगा। ठीक है, कि प्राइस अगर आप बढ़ाइएगा तो डिमांड उसका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, प्राइस अगर घटाइएगा तो उसका वैसे वर्सा। ठीक है, यानी कि जो एक्सेप्शन वाला जो केस बनेगा, थोड़ा सा लॉजिक से भी हम लोग बना सकते हैं, वैसे हम इसको देख भी लेंगे अभी। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, अपवर्ड राइट। ठीक है, डाउनवर्ड राइट बोल रहा है, डाउनवर्ड राइट तो ये था आपका नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल तो होगा नहीं। ठीक है, अपवर्ड टू लेफ्ट। ठीक है, अपवर्ड लेफ्ट बोल रहा है, मतलब ऊपर की ओर और लेफ्ट, तो अपवर्ड लेफ्ट कहिए या डाउनवर्ड राइट कहिए, दोनों तो एक ही ग्राफ बनेगा। तो आप अब सिंपल लॉजिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी क्या कर सकते थे, इस आंसर को बना सकते थे कि अपवर्ड राइट वाला कंडीशन होगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग, ठीक है, मात्रा को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु की मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करता है, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो किसी वस्तु का डिमांड को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, पहला है वस्तु की अपनी कीमत। वस्तु का अपना कीमत जितना ज्यादा होगा उतना डिमांड कम होगा, ये तो होने से रहा। ठीक है, वस्तु का अपना कीमत जितना ज्यादा होगा
उतना ही उसका डिमांड कम होगा। ये तो प्रभावित कर रहा है। पूरक वस्तु की कीमत, यानी कि पूरक वस्तु करने का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, पूरक वस्तु की कीमत का मतलब सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस कमेगा। जैसे कि अगर पेप्सी और कोका कोला है, ठीक है, पेप्सी अगर क्या करेगा, अपना प्राइस बढ़ाएगा, तो कोका कोला का कंजम्पशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, ये भी प्रभावित कर रहा है। स्थापन वस्तु की कीमत, ठीक है, ये पता नहीं इसका इंग्लिश नहीं किया क्या, तीसरा चौथा, तो इसका लगता है कि इंग्लिश करना भूल गए हैं। स्थापन वस्तु की कीमत, इसका मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है क्या है। ठीक है, तो आप ये देखिए, चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वस्तु के उत्पादन में इनपुट कीमतें। ध्यान से देखिए, हम लोग जो ये चीज पढ़े थे डिमांड वाला, इसमें वस्तु के उत्पादन में जो कीमत लग रहा है, क्या उसका जिक्र कहीं भी हम लोग किए हैं, उसका जिक्र हम लोग नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु के उत्पादन में जो कीमत लगेगा वो इसका मांग को नहीं प्रभावित करेगा, वो इसके सप्लाई को प्रभावित करेगा। तो इसके अनुसार आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये वाला जो फैक्टर है, ये वस्तु के डिमांड को नहीं, ये वस्तु के किसको करता है, सप्लाई को प्रभावित करता है। इसको अभी जस्ट देखेंगे थोड़ा देर में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है, किसी व्यक्तिगत वस्तु के लिए मूल्य का लोच का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, लोच का मतलब क्या कह रहा है, इलास्टिसिटी का बात कर रहा है। ये देखिए, इसका वो था इंग्लिश वाला, यहाँ पे आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ डिमांड। थर्ड बोल रहा था प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड का तो हम लोग पढ़े ही थे कि इससे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ इंडिविजुअल गुड डिटरमाइंड। ठीक है, ये कैसे डिटरमाइन होता है, किसी व्यक्तिगत वस्तु के लिए मूल्य लोच का निर्धारण। ठीक है, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, निर्धारण कैसे होता है। ये इलास्टिसिटी कैसे डिफाइन होता है, प्राइस इलास्टिसिटी बाय डिग्री टू विच द गुड इज नेसेसरी और लग्जरी। हम लोग देखे थे, जो नेसेसरी गुड होगा इसका इलास्टिसिटी क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, एक से छोटा होगा। लग्जरी का क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक से बड़ा होगा। तो इससे तो डिटरमाइन हो रहा है, यानी पहला हमारा सही ऑप्शन है, पहला सही है, पहला सही, पहला सही, पहला सही। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। ठीक है, बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। ठीक है, यानी कि उस वस्तु का कितना सब्स्टिट्यूट मौजूद है, उस पर भी इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। जैसे कि हम देखे थे एग्जांपल के तौर पे, अगर पेप्सी है, पेप्सी अगर अपना प्राइस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो इस बात पे भी इसका इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा कि इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले गुड, इसका पूरक वस्तु कितने हैं। सब प्राइस की अगर बात, पेप्सी की अगर बात करें, तो इसके लिए कोका कोला भी है, इसके लिए आपका स्प्राइट भी है, इसी को पूरा करने के लिए थम्स अप भी है, इसी को पूरा करने के लिए कोक भी है। ठीक है, इसी को पूरा करने के लिए मार्केट में कैंपा कोला भी है। मतलब अगर ये किसी वस्तु का प्राइस क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है, इसके नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट चूंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका मांग क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा घट जाएगा। अब वहीं पे क्या रहता है, अगर कोई वस्तु है, ठीक है, तो उस वस्तु का सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे कि जियो। ठीक है, जैसे कि जियो का सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस अगर आप बढ़ा भी देगा जियो, ठीक है, इसका डिमांड घटेगा, ऑब्वियस सी बात है घटेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं घटेगा जितना कि पेप्सी वाला केस में हो रहा था। यानी कि ये वाला भी चीज क्या होगा, सही होगा, यानी 2 भी सही हो गया हमारा, 1 2 तो सही हो गया, तो ये भी कट गया, ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड में देखते हैं, बाय रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी, व्यक्ति का आय कितना बढ़ रहा है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति का आय बढ़ेगा, ठीक है, व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उससे भी क्या होगा, डिटरमाइन होगा। व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उससे भी क्या होता है, इलास्टिसिटी डिफाइन होता है। नॉर्मल गुड का इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा, इंफीरियर का इलास्टिसिटी कम जाएगा। ठीक है, फिर चौथा बोल रहा है कि बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड इन द कंज्यूमर्स बजट।
ठीक है, कंज्यूमर बजट। तीसरा क्या बोल रहा ऑप्शन? अर्थव्यवस्था में आय की वृद्धि से दर से, उपभोक्ता के बजट में वस्तु के सापेक्ष महत्व से। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था में आय इनकम से जब होगा तो इसके से इलास्टिसिटी क्या होगा, इम्पैक्ट होगा। ये हम लोग बात किए थे। ठीक है, अब देखिए जब ये सही हो गया हमारा, ऑप्शन क्या हो गया 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3 यहीं से हमारा सही हो गया। ये ऐसे भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, पूछ रहा है क्वेश्चन, घटती सीमांत उपयोगिता के नियम, जैसे जैसे वस्तु की खपत की मात्रा बढ़ती है उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है, उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसमें नहीं नहीं, ये गलत लिख दिए हैं। पूछ रहा है इसमें, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज द अमाउंट ऑफ गुड कंज्यूम्ड इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे वस्तु का कंजम्पशन हम बढ़ाते जाते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट गुड टू, उसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगता है। ये वाला जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी का बात आएगा, ये वाला ग्राफ दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, कि ये था मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ। यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी, यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी, और यहाँ पे जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता जाता है, घटता जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाता है, घटता जाता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता, और इसको काट दीजिए। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, ऐसे करके क्वेश्चन है। किसी विशेष वस्तु की मांग से तात्पर्य क्या है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का डिमांड है, डिमांड का क्या फॉर्मूला, सिंपल सा पूछ दिया यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ पूछा है, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ही शायद पूछा है, 18 या 19 में पूछा है ये। ठीक है, डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी रेफर्स टू, डिमांड किस पे निर्भर करता है, इच्छा पे निर्भर करता है, सही बात है, लेकिन सिर्फ इच्छा पे नहीं करता है, आवश्यकता पे करता है, ये भी सही बात है, पर ये भी सिर्फ आवश्यकता पे नहीं करता है। मांग की गई मात्रा, ये तो गलत हो गया। ठीक है, किसी निश्चित समय, किसी निश्चित कीमत पर मांग की गई मात्रा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये डिमांड क्या होगा, किसी निश्चित कीमत पर मांग की गई मात्रा। किसी निश्चित कीमत पर कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे विलिंग भी है और एबिलिटी भी है। निश्चित कीमत हो गया मतलब क्या, एबिलिटी की भी बात कर रहा है। वस्तु का लेने के लिए ग्राहक का इच्छा भी है और उसका एबिलिटी भी है, और समय तो भाई सीमित होगा ही। ठीक है, वो तो कांस्टेंट फैक्टर है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, घटिया मांग की लोच है। ठीक है, इन्फीरियर इन्फीरियर गुड का जो आपका क्या इलास्टिसिटी होता है, वो हम लोग कल एक ग्राफ बनाए थे ऐसे करके। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान आसान पूछता है यार। इकोनॉमी का ऐसा ट्रेंड है ना कि अभी बहुत ज्यादा इकोनॉमी हमारा वो हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको 0 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए, और यहाँ पे कुछ भी रख लीजिए, और यहाँ पे निगेटिव में रख लीजिए। यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में, यहाँ पे होगा नेसेसरी गुड। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, नेसेसरी गुड। ठीक है, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होगा, यहाँ पे इलास्टिसिटी इसका होगा लग्जरी गुड। ठीक है, लग्जरी गुड का इलास्टिसिटी क्या होता है, 1 से ज्यादा। ठीक है, तो 1 से ज्यादा कहाँ होगा, यहाँ से होगा। आपका नेसेसरी गुड का इलास्टिसिटी क्या होता है, 1 से कम। 1 से कम वाला कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन नेसेसरी गुड का अगर मांग प्राइस घटेगा तो डिमांड तो बढ़ेगा, यानी कि 0 तो हो नहीं सकता है, यानी कि इस रेंज में आएगा। और वहीं पे इन्फीरियर गुड जब आ जाता है, इन्फीरियर गुड जब आ जाता है, ठीक है, तो इन्फीरियर गुड के लिए इलास्टिसिटी क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि यहां से आंसर क्या हो जाएगा, घटिया मांग की लोच, यानी क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड क्या हो जाएगा, 0 से कम हो जाएगा। ठीक है, 1 के बराबर होगा नहीं, 1 से कम। 1 से कम में तो आपका रहेगा तो नेसेसरी गुड का बात कर रहा है, यानी नेसेसरी गुड का बात कर रहा है। 1 से अधिक बात कर रहा है तो लग्जरी गुड का बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि लेस देन 0। ठीक है, निगेटिव में आ जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, इस तथ्य को देखते हुए कि भारत में केरोसिन एक घटिया वस्तु है,
इसका क्या निहितार्थ है? अब देखिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। घटिया वस्तु कहने का क्या मतलब है इसका? इसका कहने का मतलब है कि कोई एक ग्राहक है, ग्राहक के लिए केरोसिन जो है वो एक इंफीरियर गुड है, ठीक है, इंफीरियर गुड है, ठीक है। अब अगर ये इंफीरियर गुड है तो इसके लिए क्या सही है? इसके लिए कहता है क्या, जैसे जैसे परिवार अमीर होते जाते हैं वे केरोसिन का उपयोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ेगा, इनकम इंक्रीज होता है, नॉर्मल गुड का कंजम्पशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इंफीरियर गुड का क्या होगा, कम होगा। जो घटिया वस्तु होगा उसका इस्तेमाल कम होगा और जो सामान्य वस्तु होगा उसका क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। यानी इनकम बढ़ेगा, इंफीरियर गुड क्या होगा, कमेगा। यही चीज तो कह रहा है। केरोसिन क्यों क्या मान लिया, घटिया वस्तु मान लिया है, ठीक है। जैसे जैसे अमीर होते जाएगा यानी इनकम बढ़ते जाएगा तो केरोसिन का कम उपयोग करने लगेगा, ये बात सही हो गया, ठीक है। समय के साथ केरोसिन की गुणवत्ता में गिरावट आती है, ठीक है। अब इसका इस क्वेश्चन के साथ क्या लॉजिक बैठ रहा है? कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। भारत में केरोसिन एक घटिया वस्तु है, इसका उसके गुणवत्ता से क्या मतलब है? गुणवत्ता तो ग्राहक तय कर रहा है ना, ग्राहक के अनुसार ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो दूसरा अगर गलत हो गया तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, ऐसे ही आंसर हमारा क्या हो गया, एक सही हो गया। सरकार को केरोसिन पर सब्सिडी बंद करने की आवश्यकता है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी गलत नहीं, ये भी क्या है, गलत है क्योंकि कई बार इससे मतलब ही नहीं है कि इस पर सब्सिडी देना है कि नहीं, इसका डिमांड से मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसका डिमांड से मतलब ही नहीं है, ठीक है। सब्सिडी एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। इसमें आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, हैं है तो बहुत सारे लोग हैं। राजीव जी, हेलो। अच्छा, देखिए निम्नलिखित में किस परिवहन के साधन में सबसे अधिक लोच है, ठीक है। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, जो सबसे ज्यादा लग्जरी होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो लग्जरी गुड होता है, लग्जरी गुड होता है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जो नेसेसरी गुड होता है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, एक से कम होता है। जो इंफीरियर गुड होता है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है, निगेटिव में होता है। अगर परिवहन में सबसे अधिक इलास्टिसिटी की बात कर रहा है तो सबसे अधिक इलास्टिसिटी किसका, रेल का होगा, गलत बात। या सड़क का होगा, गलत बात। जल क्या होगा, ये तो कॉस्ट इफिशियंट होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन होगा, वायु होगा, ठीक है। कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आएगा इसका तो लोग यात्रा करना क्या कर देंगे, एयर से कम कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास पूरा जो भी क्वेश्चन हम लिख करके लाए थे उसका डिस्कशन। अब आ जाइए थोड़ा सा लॉ ऑफ सप्लाई पे। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, देखिए लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जैसे डिमांड में क्या था कि विलिंग एंड एबल टू बाय अ प्रोडक्ट, ठीक है। वहां पे क्या था, वस्तु का डिमांड करने के लिए कोई एक ग्राहक इच्छा रखता है, ठीक है, इच्छा रखता है तो उसके क्या है, लायक है, ठीक है। किसी वस्तु का मांग करने के लिए, किसी वस्तु को खरीदने के लिए वो इच्छा रखता है और उसके लायक है कि वो खरीद सके, उसी तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एट गिवन कांस्टेंट टाइम, एट गिवन टाइम, ऐसा नहीं कि लिमिटेड टाइम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, किसी गिवन टाइम पे। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई भी क्या है, उसी तरीके से है। सिर्फ अब क्या है कि जो हम लोग कंज्यूमर माइंडसेट से सोच रहे थे, अब हमको किसके माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, सप्लायर के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब हमको सप्लायर के माइंडसेट से सोचना पड़ेगा। तो सप्लाई क्या होता है, उत्पादन क्या है, किसी वस्तु और सेवाओं की वह मात्रा जो एक उत्पादक यानी एक सप्लायर
उत्पादन करना चाहता है, ठीक है, तो एक सप्लायर है और वह मात्रा जो वो वस्तु का उत्पादन करना चाहता है और उसके लिए क्या है, योग्य है, ठीक है, करना चाहता है और उसके योग्य है। अगर हमसे पूछा जाए, ठीक है, कि अगर आज के टाइम में प्लास्टिक का बोतल, अगर आज के टाइम में प्लास्टिक का बोतल 10,000 रुपये पर बोतल हो जाए, ठीक है, 10,000 रुपये पर बोतल हो जाए, तो क्या हम उसका प्रोडक्शन करना शुरू कर सकते हैं? ठीक है, प्रोडक्शन करना शुरू कर सकते हैं, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है अगर 10,000 रुपये हो जाएगा दुनिया का हर व्यक्ति चाहेगा कि हम प्लास्टिक का बोतल जनरेट करने लगे। इच्छा सबका हो जाएगा, ठीक है, इच्छा सबका रहेगा कि हम कर लें, लेकिन क्या वो सब व्यक्ति जिसका इच्छा है क्या उसके लायक है? आंसर है नहीं। तो अगर वो लायक नहीं है तो प्राइस का दाम कितना भी बढ़ जाए आप उसका सप्लायर क्या है, नहीं बन सकते, ठीक है, आपसे उसका सप्लाई प्रभावित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप इच्छा रख रहे हैं लेकिन आप उसके लायक नहीं है, ठीक है, ये चीज है। जैसे कि डिमांड में देखे थे हम लोग कि वस्तु का दाम क्या हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए, ठीक है, जैसे मान के चलिए कार है, मर्सिडीज है, मर्सिडीज का दाम आज क्या हो जाए, 20 लाख रुपया हो जाए, ठीक है, मर्सिडीज का दाम आज क्या हो जाए, 20 लाख रुपया हो जाए। हर हाउस होल्ड चाहेगा कि हम क्या कर लें, मर्सिडीज खरीद लें, लेकिन एक हाउस होल्ड जिसका 50,000 रुपया ही है, 50,000 रुपया ही डेली का मतलब महीने का इनकम है, क्या वो ये चीज ले सकता है? तो ये नहीं ले सकता है, डिस्पाइट ऑफ कि इसका प्राइस बहुत कम हो गया है, ये नहीं ले सकता है, इसलिए इसका डिमांड ये नहीं माना जाएगा कि ये इसका डिमांड रखता है। इससे इसका डिमांड पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका इच्छा है पर इसका कैपेबिलिटी नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, जब आप कोई चीज उत्पादन करना चाह रहे हैं आपका इच्छा तो हो सकता है, हर एक व्यक्ति का इच्छा होता है हम मुकेश अंबानी बन जाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए जिस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा भी है, ठीक है, उसको बनाने में लागत बहुत कम भी लग रहा है, कहने का मेरा साफ मतलब है कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, उस चीज का भी आप प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपका इच्छा रहने से कुछ नहीं होता, आप उसके लायक नहीं है, ठीक है। यही चीज है सेम टू सेम डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट। सप्लाई भी देख लिए, देखिए सप्लाई में कैसे चेंजिंग आता है। जैसे कि हम लोग डिमांड में पढ़े थे कि डिमांड में जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, व्यक्ति जो है वो इच्छा कम रखेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, उसको किसी ए पॉइंट पे है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति ए है, ठीक है, और किसी कोई वस्तु है, जैसे कि मान के चलिए कि एक कॉपी है, कॉपी बना रहा है कोई व्यक्ति, कॉपी बना रहा है, ठीक है, ए जो है जो वस्तु का 10 रुपए कीमत है वो क्या कर रहा है, कॉपी बनाने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन बी इंतजार करता है, बी कहता है कि नहीं, जब कॉपी का प्राइस जो है वो 20 रुपया हो जाएगा तो हम बनाना शुरू करेंगे। वैसे ही सी जो है ये इंतजार करता है कि जब 30 हो जाएगा तब करेंगे। ऐसे ही क्या है, ये वैल्यू क्या हो रहा है, इसी तरीके से बढ़ रहा है, ये जो हम समझाने की कोशिश किया है। यानी कि ए पे देखिए, ए पे क्या हो रहा है, ए पे एक व्यक्ति राजी है, बी पे क्या हो गया, बी पे 2 व्यक्ति हो गया, ए और बी, यानी 20 रुपया जब प्राइस हो गया, ये क्या है, ये वाला हमारा प्राइस है, ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है, ये जो है हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, ठीक है। तो ए पर एक सप्लायर है, यहाँ पे हम लोग मान के चलिए क्या, ये सप्लायर जो है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, कॉपी सप्लाई कर रहा है, या आप कह लीजिए कि इनफाइनाइट कॉपी सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट थोड़ा सा ज्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगा, इसको ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो 100 कॉपी बनाने की चेष्टा रखता है, ठीक है। ए जो है वो अगर 10 रुपया है, 10 रुपए में 100 कॉपी बना रहा है, बी भी क्या करेगा, 20 रुपया जो है तो 100 कॉपी बनाएगा, सी भी है तो क्या करेगा, 100 कॉपी बनाएगा। इसको हम फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस क्या कर लेते हैं, ठीक है, 100 आइटम कर लेते हैं, ठीक है, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरीके से सी क्या करेगा, सी इंतजार करेगा जब 30 रुपए कॉपी का दाम हो जाए तब हम बनाएंगे, ठीक है। डी उसी तरीके से 40 पे बनाना शुरू करेगा, ई
50 पे बनाना शुरू करेगा, एफ 60 पे बनाना शुरू करेगा। ठीक है, इस तरीके से करेगा। अब देखिए यहां से क्या होगा, इस तरह से हमारा कुछ ग्राफ जाने का कोशिश करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ग्राफ जाने का कोशिश करेगा, एक्चुअल में ग्राफ जो है वो यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में ग्राफ यहाँ पे नहीं बनेगा। कहने का मेरा क्या मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर कुछ बनाता है, बनाने में उसका कॉस्टिंग जीरो तो आ नहीं सकता है, इसलिए ग्राफ कभी भी आपको सप्लाई का जो ग्राफ होगा, ठीक है, वो जीरो से पास होता हुआ आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो जब भी आपको पास होता हुआ नजर आएगा, किसी एक दूसरे पॉइंट ऑफ लाइन से नजर आएगा आपको पास होता हुआ। ठीक है, इसको जैसे कि हम लोग यहां पे बना लें। अच्छा छोड़िए इसको, दूसरा ही लाइन ले लेते हैं, इसको मिटाइए। यानी कि ये ग्राफ जब भी बनेगा हमारा तो क्या होगा, ये किसी एक दूसरे पॉइंट से बनता हुआ हमको नजर आएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है इस पे भी हम चर्चा करेंगे। यानी कि अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको हम यहाँ पे चिपका लेते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब प्राइस 10 रुपया है, ठीक है, ये वाला 10 रुपया प्राइस था, 10 रुपया प्राइस था, तो यहाँ पे 1 मिनट, 10 रुपया प्राइस हम लोग को यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर रखेंगे ना इसको। ये देखिए ए, यहाँ पे एक सप्लायर था जब 10 रुपया, यहाँ पे क्या था, 10 रुपया पर ये बेचने का काम कर रहा था। ठीक है, जब 20 हुआ तो क्या हुआ, 2 सप्लायर आ गया, जब 30 हुआ तो क्या हुआ, 3 सप्लायर आ गया। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इसका साफ साफ क्या कहता है कि क्वांटिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, किसके, प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का प्राइस जितना ज्यादा रहेगा उतना ही लोग क्या रहेंगे, उसको बनाने के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे कंसेप्शन है, उन सब चीजों को हम बारी बारी से देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, यानी कि सप्लाई का लॉ यही कहता है कि प्राइस जैसे जैसे उसका क्या होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। कॉपी का प्राइस जब 10 रुपए था तो एक ही व्यक्ति बना रहा था, 20 हो गया तो 2 व्यक्ति बनाने लगा, 30 हो गया तो 3, 40 हो गया तो 4, 50 हो गया तो 5, 60 हो गया तो 6। इसी तरीके से अगर उस वैल्यू उसका क्या हो जाता है, बढ़ते जाए, यानी कि वो क्या होता जाएगा, नंबर ऑफ सप्लायर उसका क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इसका एक रीजन है। ठीक है, उस रीजन को भी देखेंगे, उस रीजन को देख ही लेते हैं, छोड़िए उसको देखते ही चलते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, थोड़ा सा और क्लियर होते चला जाए। देखिए, जब हम ये ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, जब हम इस तरीके का ग्राफ बना रहे हैं, तो मेरा कहने का क्या मतलब है, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो प्राइस है, ध्यान से देखिएगा, ये जो प्राइस है, हम बोल रहे हैं कि एक कॉपी को बनाने में, एक कॉपी को बनाने में, ठीक है, एक कॉपी को बनाने में कुछ लैंड लगा होगा, ठीक है, कुछ लेबर लगा होगा, ठीक है, कुछ कैपिटल लगा होगा, और एक एंटरप्रेन्योरशिप बैठा होगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्या खोज रहा होगा, ठीक है, इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्शन है कॉन्सेप्ट का। अगर कोई व्यक्ति सप्लाई कर रहा है, फिर से अगर बेसिक्स की बात करें, तो सप्लायर जो होगा वो क्या चाहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, यूजर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है, यानी कि लोएस्ट प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी। सप्लायर का क्या इच्छा होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, सप्लायर हमेशा क्या चाहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर उसको, अगर उस व्यक्ति को जो सप्लायर है, उसको लेट से कि ये बनाने में कितना पैसा लगा है, कितना पैसा लगा है, ठीक है, ये क्या है, मान के चलिए कि उसको 5 रुपया क्या लगा, 5 रुपया क्या लगा, पैसा लगा उसको इन सारे चीजों में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को अभी छोड़ दीजिए, मतलब जो अभी लागत लगा इसको, लागत कुल मिलाकर के इसको 5 रुपया लगा। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है ए, ये कह रहा है कि अगर कॉपी 10 रुपया में भी बिक जाएगा तो हम बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है, इसका मतलब बस समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अगर कॉपी का कीमत 10 रुपया हो गया, यानी कि 5 रुपए के प्रॉफिट पे भी हम क्या कर रहे हैं, कॉपी बेचने के लिए तैयार हैं। ठीक है,
दूसरा वाला कह रहा है कि नहीं भाई 5 रुपए में क्या होगा, ठीक है, मेरा फैमिली बड़ा है, मेरा इच्छा ज्यादा है, हम नहीं, हम जब तक यहाँ 20 पे नहीं आएगा प्राइस, हम इसको नहीं बेचेंगे। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या चाह रहा है, ये चाह रहा है कि हमको प्रॉफिट ज्यादा मिले। ये प्राइस हाई होने का इंतजार इसलिए कर रहा है क्योंकि ये प्रॉफिट ज्यादा कमाना चाहता है, क्योंकि एक कॉपी को बनाने में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप जो इसको लग रहा है, ठीक है, वही इसको लग रहा होगा। या फिर इसको दूसरे तरीके से और अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे अभी मान के चलिए कि हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक जगह है, यहाँ पे पेपर आसानी से उपलब्ध है, लेबर सस्ते में उपलब्ध है, लैंड आसानी से मिल जाता है, ठीक है, इस जगह पे कॉपी जो बन रहा है उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, 5 ही रुपया लग रहा है। लेकिन जो ये व्यक्ति बनाना चाह रहा है, बी जो बनाना चाह रहा है, इसके लिए ये जो दूसरे जगह पे बनाना चाह रहा है, यहाँ पे लेबर महंगा है, लैंड महंगा है, कैपिटल ज्यादा लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ये चाहेगा कि नहीं, मेरा लागत यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम 20 रुपए से कम में कॉपी नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो इन सारे चीजों को हमको क्या करके चलना है, लेकर के चलना है। यानी इसी से आपका क्या है, पूरा का पूरा सप्लाई जो है वो डिफाइन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, यानी कि ये जो ऊपर जो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है वो इसलिए बन रहा है कि ये जो नीचे वाला जो पार्ट होगा, ये इतना इसको क्या लगा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट लगा होगा, इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इतना पैसा इसको ऑलरेडी लगा होगा। अब ये क्या कर रहा है, 10 रुपए बेच पा रहा है, 20 पे बेच पा रहा है, 30 पे बेच पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्या चलेगा, हमारा लॉ ऑफ सप्लाई चलेगा। यानी प्राइस देखिए ऊपर में जा रहे हैं तो प्राइस क्या है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। तो जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है सप्लायर क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। इसी चीज को लिखे हैं यहाँ पे, एज द प्राइस इंक्रीजेस द सप्लाई ऑफ गुड इज गेटिंग हायर। यदि वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो वस्तु का उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। यदि वस्तु के मूल्य में बदलाव होगा तो उत्पादन की संख्या या मात्रा लाइन पर, ठीक है। ये देखिए क्या होगा, अगर जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ते जाएगा, हम क्या करते जाएंगे, इसी लाइन पे क्या करते जाएंगे, ऊपर नीचे हम क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसी लाइन पे हम क्या होते जाएंगे, ऊपर नीचे बढ़ते जाएंगे। अगर प्राइस यहाँ है तो सप्लाई कहाँ है, यहाँ है। अगर प्राइस यहाँ हो गया तो सप्लाई कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। अगर प्राइस यहाँ हो गया तो सप्लाई कहाँ हो गया, यहाँ हो गया। यानी कि प्राइस में किसी तरह का कोई बदलाव होगा, ठीक है, उससे सप्लाई में जो अंतर होगा वो इसी लाइन पे होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि डिमांड में हो रहा था। डिमांड में प्राइस की वजह से जो अंतर आ रहा था वो डिमांड लाइन पे, डिमांड कर्व पे ही आ रहा था। लेकिन प्राइस को छोड़ करके बाकी जितने फैक्टर की वजह से इसका सप्लाई प्रभावित होगा, सप्लाई बाधित होगा, वही क्या, उसके वजह से क्या हो जाएगा, हमारा ये ग्राफ जो है ऊपर या नीचे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम लोग उसमें 7 कारक देखे थे, ठीक है, इसमें भी कुछ होते हैं फैक्टर्स जो कि सप्लाई को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो कि सप्लाई को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्या हो गया, प्राइस ऑफ गुड हो गया। प्राइस ऑफ गुड जब भी चेंज होगा तो शिफ्ट होगा किस पे, जो लाइन है हमारा उसी लाइन पे शिफ्ट होगा। और अगर उसको छोड़ करके बाकी किसी भी रीजन से क्या हो रहा है, हमारा सप्लाई अगर प्रभावित हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा इस पर, ठीक है, हमारा ग्राफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। देखिए यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर प्राइस ऑफ गुड का में चेंज हुआ, ठीक है, वस्तु का कीमत में चेंज हुआ, तो क्या हो गया, इस तरीके से इसी ग्राफ पे ऊपर नीचे हो रहे थे। लेकिन अगर रिलेटेड गुड, उससे संबंधित जो वस्तु का मूल्य है उसमें बदलाव हो जाए, ठीक है, तो संबंधित वस्तु में क्या था, सब्स्टिट्यूट गुड था और कॉम्प्लीमेंट गुड था, जो कि हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ डिमांड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जैसे हम लोग पढ़े थे क्या, देखिए शुरू में अगर याद कीजिएगा तो पीपीसी जब पढ़ रहे थे, ठीक है, पीपीसी कहने का मतलब संभावना, उत्पादन संभावना ग्राफ, ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो उसमें हम लोग यही तो देखे थे कि ये हमारा कोई गुड और कोई एक व्यक्ति है, रमेश है, ठीक है, वो अगरबत्ती बना सकता है या मोमबत्ती बना सकता है, ठीक है। तो यही जो मोमबत्ती या अगरबत्ती बनाने का जो इसके पास ऑप्शन है, यही क्या हो जाएगा,
प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। कंजम्पशन का या डिमांड का सब्स्टिट्यूट क्या था कि मार्केट में कितने तरह के सब्स्टिट्यूट गुड मौजूद है। प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट क्या होगा कि अगर कोई एक व्यक्ति है 10 तरह का चीज बना रहा है तो उसी 10 में से ना किसी को वो क्या कर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है, तो व्यक्ति अगर प्रोड्यूसर के कॉन्सेप्ट से प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो व्यक्ति ये प्रोड्यूस कर सकता है 10 प्रोडक्ट, उसी में ने सब्स्टिट्यूट करेगा, चाहे तो ये बना लेगा नहीं तो ये बना लेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, इसी चीज को हम समझाने का कोशिश यहाँ पे किए हैं। देखिए, अगर कोई फर्म, ठीक है, इस पॉइंट पे 10 मोमबत्ती और 10 अगरबत्ती बना रहा है, लेकिन फर्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है ज्यादा अगरबत्ती देन प्रोडक्शन ऑफ मोमबत्ती। ठीक है, मोमबत्ती से ज्यादा वो क्या करता है, अगरबत्ती का प्रोडक्शन शुरू कर देता है। ये कर क्यों करेगा, जैसे मान के चलिए कि नवरात्रि का टाइम आ गया, ठीक है, पूजा पाठ वाला समय आ गया, तो उसमें क्या है, अगरबत्ती का कंजम्पशन बढ़ गया। अगरबत्ती का कंजम्पशन बढ़ गया, फिर दूसरा ये भी हो सकता है कि अगरबत्ती का क्या हो जाए, प्राइस बढ़ जाए किसी भी कारण से। ठीक है, वो कारण क्या हो सकता है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो उस केस में क्या करेगा, ये व्यक्ति मोमबत्ती का प्रोडक्शन कम कर देगा और अगरबत्ती का प्रोडक्शन क्या करने लगेगा, ज्यादा करने लगेगा। यानी कि अब देखिए क्या होगा, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, सब्स्टिट्यूट गुड की बात करें, तो पहले प्रोडक्शन क्या हो रहा था, ये हो रहा था। ठीक है, पहले प्रोडक्शन क्या हो रहा था ये हो रहा था। ठीक है, अब प्रोडक्शन क्या हो गया, अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, जैसे कि अगर मोमबत्ती और अगरबत्ती की बात करें, यही चीज समझना इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, यही चीज में क्या करता है, फंसाता है। ठीक है, अगर मोमबत्ती का अगर अगरबत्ती का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, अगर सब्स्टिट्यूट गुड जो है, मोमबत्ती का सब्स्टिट्यूट गुड कौन है, अगरबत्ती, अगरबत्ती का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया, यानी सब्स्टिट्यूट गुड का प्रोडक्शन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर ये इसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, मोमबत्ती का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कहने का मेरा मतलब क्या है कि देखिए, प्राइस में कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, प्राइस अभी भी इसका इतना ही है, प्राइस अभी भी इसका मान के चलिए कि 20 रुपए पैकेट मिल रहा था, 20 रुपए पैकेट मिल रहा था मोमबत्ती। ठीक है, तो अभी भी मोमबत्ती क्या है, 20 रुपए पैकेट ही मिल रहा है, लेकिन पहले सप्लाई कितना था, यहाँ पे था। ठीक है, Q1 यहाँ पे था। Q1 को हम जनरली जो भी चर्चा कर रहे हैं, Q1 को हम लोग इनिशियल सप्लाई लेकर चल रहे हैं, और यहाँ पे जो Q2 लिख रहे हैं इसको हम लोग नया सप्लाई लेकर के चल रहे हैं। तो कहीं भी अगर कंफ्यूजन हो तो आप उसको पीडीएफ में देख करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो Q1 जो था उसका पहले का सप्लाई था, तो पहले 20 रुपए पे कितना सप्लाई कर रहा था, यहाँ पे सप्लाई कर रहा था, वो कितने लोग सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, ये इतना मात्रा में आप कह लीजिए कि सप्लाई कर रहे थे। ठीक है, अब क्या है, अब नया जो प्रोडक्शन हुआ है किसके, अगरबत्ती में के प्रोडक्शन, अगरबत्ती का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड का प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से इसका प्रोडक्शन क्या हो गया, घट गया है, और अब इसका संख्या कितना हो गया है, Q2 पे आ गया है। ठीक है, Q1 पे मान के चलिए कि अगर 50 मोमबत्ती पैकेट डेली बन रहा था, तो Q1 पे अब 10 गो मोमबत्ती का पैकेट डेली बन रहा है। ठीक है, प्राइस दोनों ही केस में क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट। अब यहाँ पे कभी एग्जाम्पल नहीं पूछेगा कि किसी सप्लाई साइड के लिए प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट क्या होता है। प्रोडक्शन का सब्स्टिट्यूट वही होता है जो एक कंपनी या जो एक फर्म अलग अलग तरह का क्या करता है, प्रोडक्शन करने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो ये कुछ भी कर सकता है। कोई व्यक्ति जो है वो स्टील भी बना रहा है, आयरन भी बना रहा है। ठीक है, वही व्यक्ति क्या कर रहा है, रबड़ भी बना रहा है। तो यही जो भी चीजें हैं, आयरन, स्टील और रबड़, ठीक है, सारा का सारा जो हो गया एक दूसरे का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है क्या, इसी चीज को यहाँ पे समझाए हैं, सप्लाई ऑफ मोमबत्ती और सप्लाई ऑफ अगरबत्ती से। ठीक है, तो यहाँ पे मोमबत्ती की अगर बात करें तो मोमबत्ती का प्रोडक्शन कम गया, सप्लाई ऑफ मोमबत्ती की बात करते। ठीक है, मोमबत्ती का सप्लाई क्या हो जाता। अब इसी चीज को उल्टा भी तो, वाइस वर्सा भी तो कर सकते हैं, मोमबत्ती का प्रोडक्शन अगर क्या हो गया है, घट गया है, तो अगरबत्ती का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगरबत्ती का बढ़ जाएगा, यानी मान के चलिए 20 रुपया था अगरबत्ती का भी, तो अगर अगरबत्ती का बात करें तो अगरबत्ती कहाँ चला गया होगा, यहाँ चला गया होगा। यानी अगरबत्ती का प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा होगा, इस संख्या में हो रहा है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हो गया होगा। ठीक है, पहले Q1 और Q2 दोनों बराबर था, 10-10 को दोनों पैकेट हो रहा था।
अब क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे बराबर था, 50-50 दोनों हो रहा था। अब क्या हो गया, 10 पर आ गया क्या आपका मोमबत्ती का प्रोडक्शन, 50 से 60 पे 70 पे जहां पे भी, ठीक है। ये चूंकि 40 घटा है तो 40 बढ़ जाएगा क्योंकि लीनियर ग्राफ लिए हैं, ठीक है। 90 पैकेट होने लगेगा किसका, अगरबत्ती का प्रोडक्शन, ठीक है। यानी देखिए इससे हम लोग ये क्लियर हो रहे हैं कि प्राइस सेम रहने पे भी सब्स्टिट्यूट गुड होने के कारण सप्लाई जो है वो बढ़ सकता है या घट सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में विस्तार होता है, ठीक है, तो अगर टेक्नोलॉजी में विस्तार होता है तो क्या होगा हमारे पास, अगर टेक्नोलॉजी बढ़िया होगा, टेक्नोलॉजी बढ़िया होगा तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन कैपेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये सी बात है, सिंपल लॉजिक से हम लोग सोच सकते हैं अगर प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है, प्रोडक्शन हमारा बढ़ रहा है तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा हमारे पास, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा। पहले से ये इनिशियल ग्राफ था, ठीक है, ये था क्या हमारा इनिशियल प्राइस, ठीक है, और इस पे सप्लाई कितना हो रहा था, Q1 सप्लाई हो रहा था। यहाँ पे प्राइस था कुछ भी ₹8 मान लीजिए, ठीक है, इतना रुपया कुछ भी ऐसा मान लीजिए। अब क्या हुआ, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज कर गया, टेक्नोलॉजी को हम क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। टेक्नोलॉजी बढ़ाने से क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कीमत हमारा क्या होगा, घटेगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कीमत क्या होगा, घटेगा, और हम लोग ज्यादा से ज्यादा सप्लाई कर पाएंगे। जब ज्यादा सप्लाई करेंगे तो अब हमारा ग्राफ कुछ जो है वो ग्राफ क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा, ये नया ग्राफ बन जाएगा। और नया ग्राफ जो बन जाएगा ये कहाँ पे कट करेगा इसको, यहाँ पे। अभी भी देखिए प्राइस अगर सेम रखे भी, प्राइस अगर हम सेम रखना चाहें तो हमारा सप्लाई क्या हो गया, Q1 से Q2 हो गया, ठीक है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ने से हमारा प्राइस, हमारा सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखिएगा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर इम्प्रूव होगा तो आपका क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, अगर सप्लाई ऑफ आइसक्रीम की अगर बात करें, प्रोड्यूसर है वो आइसक्रीम बनाता है, ठीक है। अब ये सी बात है, सिंपल सा बात है कि अगर समर में देखा जाए तो आइसक्रीम का खपत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू विंटर सीजन या एनी अदर सीजन, ठीक है। अगर सप्लाई इसका क्या हो जा रहा है, आइसक्रीम का समर में बढ़ जा रहा है, यानी कि ये ग्राफ पहले यहाँ था, अब ग्राफ कहाँ आ गया, पहले Q1 पे था अब कहाँ आ गया, Q2 पे आ गया। यानी कि ये ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम बात करेंगे, यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ होगा, एक चीज क्लियर हुआ होगा, जब भी हम बात कर रहे हैं प्राइस बढ़ने की, सॉरी सप्लाई बढ़ने की, जब भी सप्लाई बढ़ेगा तो ग्राफ हमारा इधर की ओर शिफ्ट होगा, जब भी सप्लाई हमारा घटेगा, ठीक है, तो ग्राफ हमारा इधर की ओर शिफ्ट होगा, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा गया है, अगर प्रोडक्शन साइड में, ठीक है, अगर प्रोडक्शन साइड में नंबर ऑफ सप्लाईज अगर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, तो ग्राफ हमारा किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट का मतलब क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इधर शिफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसी को कई बार डाउनवर्ड और अपवर्ड भी बोल देता है, ठीक है। इसके ऊपर जा रहा है यानी कि अपवर्ड हो रहा है, इसके नीचे जा रहा है यानी कि क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड बोल दे या फिर राइट लेफ्ट बोल दे, दोनों के लिए हमको क्या रहना पड़ेगा, क्या रहना पड़ेगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, इसी में और किस चीज से होगा, सरकारी हस्तक्षेप, ठीक है। इस चीज को अगर समझ गए तो बहुत सारा चीज समझ में आने लगेगा आपको। यही चीज जो है ना आपको फिर वापस से टैक्सेशन में आपको पढ़िएगा हम लोग, टैक्सेशन में कैसे गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो गया, देखिए टैक्सेशन की बात कर रहे हैं। देखिए टैक्सेशन में क्या हो रहा है कि यदि गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स लगा रही है, टैक्स लगाने से क्या होगा, ठीक है। पहले कोई प्राइस का कीमत कितना है, ₹20 है। पहले किसी भी वस्तु को बनाने में जो कीमत लग रहा है वो कुछ तो इतना लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है ये चीज, ठीक है। अब जो नया प्राइस हो गया, ठीक है, ये प्राइस है, इस चीज को बस बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। ये बहुत दूर तक काम में आने वाला है इसलिए बोल रहे हैं, बाकी सब जो चीजें था वो एज इट इज यहीं तक काम आएगा, ये आपको लॉ ऑफ सप्लाई तक ही काम आएगा। लेकिन ये जो चीज आप पढ़ रहे हैं
ये हमको थ्रू आउट इकोनॉमी काम आएगा। जब हम लोग जीडीपी पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन पढ़ेंगे, तब काम आएगा। जब हम पढ़ेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी बन रहा है, उसमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई का क्या इस्तेमाल है, तो यहाँ पे यही टैक्सेशन सब्सिडी, इसी का एक थोड़ा सा चेंज्ड फॉर्म कह लीजिए, आपका आ जाएगा कि कब टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ाया जा रहा है, कब रेपो रेट बढ़ रहा है, कब रेपो रेट घट रहा है। सिर्फ और सिर्फ यही वाला ग्राफ है जो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी में काम आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए हो क्या रहा है। पहले किसी वस्तु को बनाने में एक सप्लायर को इतना पैसा लग रहा था, ये यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि ये 100 रुपया है। ठीक है, ये क्या है, 100 रुपया है, 100 रुपया का दाम लग रहा है। ठीक है, किसी वस्तु को बनाने में सरकार ने बोला ये जो वस्तु बना रहे हो आप, वस्तु कुछ भी हो सकता है, कॉपी पेन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस वस्तु पे अब हम लेंगे 20 रुपए का जीएसटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेंगे 20 रुपए का जीएसटी। 20 रुपए का जीएसटी जब लेगा, इसका एक्चुअल जो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा वो इसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस 20 रुपया। ठीक है, प्लस 20 रुपया, यानी अब जो ग्राफ हो जाएगा ये कहां चला आएगा, यहां चला आएगा। ठीक है, अब जो ये ग्राफ हो जाएगा अब कहां चला आएगा, ऊपर चला आएगा, क्योंकि इसका कॉस्ट क्या हो गया, बढ़ गया। जब इसका कॉस्ट बढ़ गया, अब देखिए कोई इस वस्तु को इस मात्रा में यहां पे बेच रहा था, सॉरी यहां पे प्रोड्यूस कर रहा था। क्या कर रहा था, यहां पे प्रोड्यूस कर रहा था, यानी कि उसको पता था कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो वस्तु बिक रहा है वो मान के चलिए 200 रुपए में बिक रहा है, 200 रुपए में बिक रहा है। तो 200 रुपए में बिक रहा है तो इसको प्रॉफिट यहाँ पे क्या हो रहा था, ज्यादा हो रहा था। अब जैसे ही 20 रुपया टैक्स लग गया, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ गया होगा, टैक्स में गया होगा। ठीक है, अभी आप ये मत समझिएगा कि इसका पूरा का पूरा हिस्सा टैक्स में चला जाएगा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, टैक्स का जो कुछ हिस्सा है वो डिमांड साइड से भी आता है और कुछ हिस्सा जो है वो सप्लाई साइड से आता है। ठीक है, अल्टीमेटली उसका वहन कौन करता है, ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पर इसका जो हिस्सा है, अगर मार्केट में अगर बात करें, कुछ हिस्सा इसका डिमांड साइड से आएगा, कुछ हिस्सा इसका सप्लाई साइड से आएगा, जो टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो वो सिर्फ सप्लायर को ही नहीं इफेक्ट करता है, वो कंज्यूमर को भी इफेक्ट करता है। इस केस में अगर बात करें, अगर ये प्राइस बढ़ गया 200 रुपए के सेलिंग प्राइस पे, अभी इतना व्यक्ति क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था, जो क्वांटिटी सप्लाई हो रहा था वो Q1 हो रहा था। अब जब टैक्स बढ़ाने से ये लाइन जब ऊपर आ गया, अब सप्लाई जो हो गया वो क्या हो गया, Q2 हो गया। ठीक है, अब सप्लाई जो हो गया क्या हो गया, Q2 हो गया। यानी कि देखिए क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट किसी भी वस्तु पे टैक्सेशन करती है, टैक्स लगाती है, तो उसका शिफ्ट जो है अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, या लेफ्टवर्ड कह लीजिए कि आप शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे ग्राफ। ठीक है, ग्राफ जो है ऊपर की ओर इस तरीके से क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। और जब ग्राफ ऊपर की ओर मूव होगा तो पहले ही बताया क्या होगा, सप्लाई क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जब भी ग्राफ ऊपर की ओर मूव हो रहा है तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब ग्राफ यहाँ पे था तो सप्लाई कितना था, Q1 था। अब ग्राफ ऊपर हो गया है, सप्लाई कितना हो गया है, Q2 हो गया है। यानी सप्लाई साइड में क्या हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया आपका टैक्सेशन का। इसी का सीधा अपोजिट कॉन्सेप्ट है आपका टैक्सेशन से सब्सिडी का। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि, अब गवर्नमेंट कहती है कि हर एक किसान को, ठीक है, हर एक किसान जो कि, हालांकि अब तो नहीं मिलता है वो चीज, पहले मिलता था। ठीक है, हर एक किसान जो कि एक जनरेटर लेना चाहता है, या फिर उसको कह लीजिए कि जो पंप लेना चाहता है, वाटर पंप लेना चाहता है, ठीक है, उसमें सप्लायर को क्या आ रहा है, सप्लायर को आ रहा है कॉस्टिंग कुछ इतना। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम लोग क्या करें, पंप रखें। ठीक है, गवर्नमेंट चाहती है कि मैक्सिमम लोग के पास क्या हो, वाटर पंप हो, ताकि हमारा इरिगेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके। इसके लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हम प्रोड्यूसर को कुछ पैसा देंगे, कि अगर आप एक पंप बनाने में आपको 1 लाख रुपए का कॉस्टिंग आ रहा है, तो 20,000 रुपया जो है आपको हम देंगे। ठीक है, 20,000 रुपया आपको हम देंगे। जो इसको लागत आ रहा था, पहले तो लागत आ रहा था यहाँ पे, ठीक है,
अब जब 20,000 रुपया गवर्नमेंट क्या कर दिया, सब्सिडी दे दिया, तो यही लागत क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। यानी कि ये वाला जो गैप हो जाएगा, ये वाला जो गैप हो गया, यही गैप क्या सब्सिडी का गैप हो गया, यही वाला 20,000 का गैप हो गया। ठीक है, अब जो ये गैप हुआ, ये इसको 80,000 ही लग रहा होगा, ये जो है इसको कितना लग रहा होगा, 80,000 ही लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि अब अगर यहाँ पे कोई ऑपरेट कर रहा था, इस जगह पे हम कुछ बना रहे थे सप्लाई, ठीक है, यानी कि पंप का जो प्रोडक्शन था, यहाँ मान के चलिए कि 1.5 लाख पे चल रहा था। ठीक है, 1.5 लाख पे चल रहा था। ठीक है, 1.5 लाख पे अगर देखा जाए तो कितने लोग सप्लाई कर रहे थे, तो पहले लोग जो सप्लाई कर रहे थे वो इतना कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई था आपका Q1। ठीक है, जब सब्सिडी गवर्नमेंट लगा दिया है तो यही ग्राफ क्या हो गया, डाउनवर्ड हो गया। यानी कि प्राइस में कटौती किया किसके लिए, सप्लायर के लिए, ये डिमांड के लिए नहीं है, ये कंज्यूमर के लिए नहीं किया है। ये किसको दिया है, ये सब्सिडी ये बनाने वाले को दिया है, प्रोड्यूसर को दिया है। ठीक है, तो जब प्रोड्यूसर को दिया है तो प्रोड्यूसर का क्या हो गया, ये कम हो गया। ठीक है, प्रोड्यूसर का कॉस्टिंग है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर चाहेगा कि हम क्या करें, इसका सप्लाई को क्या करें, बनाने का काम करें, मतलब पंप को बनाने का काम करें। जब ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट का संभावना ज्यादा हो गया, तो अब ये यही पंप कितना मिलेगा हमको, Q2 पे मिलेगा। ठीक है, यही पंप जो Q1 पे मिल रहा था, सप्लाई जो हो रहा था, यही पंप का सप्लाई कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। यानी कि सब्सिडी से क्या हो गया, देखिए उसका सप्लाई क्या हो गया, बढ़ गया, और टैक्सेशन से क्या हो गया, उसका सप्लाई क्या हो गया, कम हो गया। अब इसी चीज को हम लोग आगे करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए लगभग इसके हम लोग लास्ट एंड पे हैं। तो जो भी चीज हम लोग देखे हैं, टैक्स से देख लीजिए, एक टॉप कॉन्सेप्ट है, टैक्स से वस्तु के सप्लाई पर तो इफेक्ट डालता है, परंतु उससे प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये चीज बस ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि उससे प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल में इंक्रीज भी नहीं होता है। जो सप्लायर है, सप्लायर का प्रॉफिट भी इंक्रीज नहीं होगा और वस्तु का प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्सेशन करती है तो। ठीक है, उसी तरीके से आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यही चीज है, इस जितना भी चीज हम लोग अभी पढ़े हैं उसका पूरा समराइज करके हम इतना में उसको लिख दिए हैं। अगर वस्तु का प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो सप्लाई क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको भी देख लीजिए, ये शायद नहीं देखें। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। अगर लेबर बोले कि नहीं हमको ज्यादा पैसा चाहिए, हम इतना पैसा में नहीं काम करेंगे, नहीं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का दाम क्या हो गया, बढ़ गया। कोई लैंड जो है, लैंड का कीमत क्या होने लगे, लगातार बढ़ने लगे। ठीक है, कैपिटल जो है, मशीन वगैरह का दाम क्या होने लगे, लगातार बढ़ने लगे। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होगा, इन सब केसेस में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कीमत है वही क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो क्या ये यही वाला ग्राफ को नहीं फॉलो करेगा जो हम लोग पहले बताए थे टैक्सेशन में। चलिए देख लीजिए, अलग से ग्राफ है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट इतना है, लैंड लेबर कैपिटल का प्राइस बढ़ने पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया, यहाँ पहुंच गया। ठीक है, प्राइस अगर वस्तु का सेम रखते हैं हम, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगा, सप्लाई चेंज हो जाएगा। पहले सप्लाई हो रहा था यहाँ पे, अब सप्लाई होने लगा कहाँ पे, Q2 पे। ये क्यों हुआ, क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिस चीज से प्रोडक्शन बन रहा है उसी चीज का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, उसी चीज का दाम बढ़ गया। लैंड का कीमत बढ़ गया, मशीन्स का कीमत बढ़ गया, लेबर का कीमत बढ़ गया, हर चीज का कीमत बढ़ गया। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, सप्लाई को क्या कर देगा, घटा देगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, सप्लाई डिक्रीज होगा हमारा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड बढ़ेगा, सप्लाई डिक्रीज होगा हमारा। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगा, बढ़ेगा यानी कि बेटर होगा। ठीक है, अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बेटर होगा, सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोड्यूसर अगर प्रॉफिट का बढ़ेगा, अगर उसको लगेगा कि प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है, जैसे कि समर में आइसक्रीम का बिक्री बढ़ेगा, ठीक है, तो वो सप्लाई क्या हो जाएगा, उसका सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन दो तरीके से होगा, सब्सिडी अगर होगा तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन करती है तो सप्लाई क्या होगा, घटेगा। अगर साइज ऑफ मार्केट बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा,
बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक दुकान की जगह पे 10 दुकान खुल जाए आइसक्रीम का, ऑब्वियस सी बात है सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। मार्केट जितना बढ़ेगा सप्लाई उतना क्या होगा, बढ़ेगा। उसी तरीके से यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में कहता है कि इसका कॉन्सेप्ट है कि यदि वस्तु का मूल्य में परिवर्तन जो हो रहा है उसके वजह से, वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की वजह से सप्लाई में बदलाव दिखता है, तो इसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे डिमांड वाला देखे थे, ठीक है। डिमांड में जैसा हम लोग देखे थे वैसा ही सप्लाई में भी कॉन्सेप्ट चलता है, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का रेशियो किसके साथ होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ होगा। यहाँ पे अगेन वही 5 को कॉन्सेप्ट आएगा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा, यानी कि ES का वैल्यू 0 हो जाएगा। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होगा, इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है कि नो चेंज इन सप्लाई डिस्पाइट ऑफ चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल अभी चल रहा है, ठीक है। जैसे IPL है, ठीक है, IPL है, IPL में हैदराबाद में फाइनल होना है, ठीक है, हैदराबाद में फाइनल होना है। और हैदराबाद में जो चेयर कैपेसिटी है वो मान के चलिए कि 50,000 का है, 50,000 का है। अभी रेगुलर मैचेस में प्राइस जो है टिकट का वो 2,000 रुपये पर टिकट है, ठीक है। फाइनल के लिए प्राइस कितना हो जाए, 10,000 रुपये पर टिकट हो जाए, ठीक है। तो क्या इससे सप्लाई बढ़ जाएगा, इससे सप्लाई नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सीट क्या है, फिक्स है, ठीक है। इससे सप्लाई बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि सीट को क्या करके रखे हैं, फिक्स करके रखे हैं। अगर आपका कैपेबिलिटी फिक्स है, ठीक है, पूरी तरीके से, तो वो क्या हो गया, इन इलास्टिक हो गया, ठीक है। यही अगर वेरिएबल होता, ठीक है, यही क्या हो जाता है, इलास्टिक हो जाता। परफेक्टली इलास्टिक क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है कि थोड़ा सा भी चेंज अगर हो रहा है प्राइस में तो उससे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट चेंज शो करने के लिए, देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर का यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं। रसिया यूक्रेन वॉर से थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया, थोड़ा सा भी अगर चेंज आया था, ठीक है, तो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह स्विच कर गए थे, ठीक है, क्या करने के लिए, तेल खरीदने के लिए, ठीक है, फॉर सेक ऑफ आवर कन्वीनियंस, ठीक है, ताकि हमारा देश में लोगों को तेल कम कीमत पे मिल जाए। इसका सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि अगर परफेक्टली इनइलास्टिक होगा तो कोई चेंज नहीं होगा सप्लाई में डिस्पाइट ऑफ वेरी हाई चेंज इन प्राइस। प्राइस में बहुत ज्यादा ही बदलाव हो जा रहा है तो सप्लाई में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। अगर सप्लाई में थोड़ा सा भी चेंज, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट होगा, जो गुड होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में ध्यान दीजिएगा परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है, परसेंटेज चेंज की, ठीक है। तो परसेंटेज में हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी चूंकि उतना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम उतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। इसमें परसेंटेज चेंज करके निकालिएगा, अगेन वही चीज आएगा, लग्जरी और नेसेसरी गुड वाला, ठीक है, कि लग्जरी वाला जो होगा वो मोर इलास्टिक होगा, आपका नेसेसरी जो होगा वो लेस इलास्टिक होगा, ठीक है। जो डिमांड में चल रहा था वही चीज चलेगा इसमें, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यूनिट इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इन इलास्टिक के बाद, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति है कृष्णा, अपने फर्म में 100 फ्लूट बनाता है, 100 बांसुरी बना रहे हैं, ठीक है। तो बांसुरी बनाने का जो कॉस्टिंग है, या कह लीजिए कि जो वो सप्लाई हो रहा है उसका 100 रुपये पर फ्लूट हो रहा है। एक फ्लूट का कीमत कितना है, 100 रुपया है। अगर वो क्या करें, अगर इस तरीके से वो सप्लाई को क्या कर दे, इंक्रीज करें, ठीक है, वो सप्लाई को क्या करें, इंक्रीज करें। और सप्लाई इंक्रीज करने से जो आपका चेंज इन सप्लाई है, ठीक है, प्राइस इंक्रीज करने से चेंज इन सप्लाई जो है वो उसी प्रोपोर्शन में हो, यानी जितना चेंज कर रहे हैं ना, अगर 10 रुपया चेंज कर रहे हैं तो 10 सप्लायर बढ़ रहा है, 20 रुपया चेंज किया तो 20 सप्लायर बढ़ा, 30 चेंज किया तो 30 सप्लायर बढ़ा, 40 किया तो 40 सप्लायर बढ़ा, ठीक है। तो इस केस में जो आपका इलास्टिसिटी हो जाएगा वो इलास्टिसिटी यूनिट इलास्टिसिटी हो जाएगा, ठीक है। वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो सप्लाई हो जाएगा वो यूनिट इलास्टिक सप्लाई हो जाएगा। इसका एज सच कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल आप नहीं देख सकते, आप किसी भी वस्तु को ऐसा नहीं एज्यूम कर सकते हैं या ऐसा आप एविडेंस नहीं दे सकते हैं कि इसमें 10 रुपया का चेंज हुआ है तो
₹10 का चेंज हुआ है तो उसी प्रोपोर्शन में चेंज हो गया इसका सप्लाई में, ऐसा बहुत कम ही होगा। या तो कोई प्रैक्टिकली कोई भी वस्तु या तो रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा या फिर रिलेटिवली इलास्टिक होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई की बात कर रहे हैं। इलास्टिक नहीं, इन इलास्टिक हो जाएगा ये, ठीक है, इन इलास्टिक होगा, ठीक है। देखिए रितेश जो है वो एक होटल खोलता है, होटल में 100 बर्गर रोज बनाता है, लेकिन उसका टोटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके वो 200 बर्गर बना सकता है, ठीक है। अभी इसको ऐसा समझिए कि कोई एक व्यक्ति है रितेश, रितेश एक होटल खोल रहा है और होटल खोल के वो क्या कर रहा है, बर्गर बना रहा है, ठीक है। तो पर डे का उसका कंजम्पशन जो बर्गर का है वो 100 है, वो 100 ही बर्गर बना रहा है, लेकिन उसके पास जो टोटल कैपेबिलिटी है वो 200 बर्गर बनाने का है, ठीक है। यानी कि एट अ टाइम अगर मैक्स टू मैक्स कंज्यूमर आ जाए तो वो 200 बर्गर तक क्या कर सकता है, बना सकता है, ठीक है। तो एक बर्गर का कीमत अगर 100 रुपया है, ठीक है, तब तो सिंपल उसका चल रहा था, 100 रुपया था, 100 बर्गर, 100 रुपया था, 100 बर्गर, इस तरीके से बेच रहा था। यदि बर्गर का कीमत बढ़ के 200 रुपया हो गया, ठीक है, और वो क्या करने लगे, 150 बर्गर रोज बनाने लगे, क्योंकि 100% इफिशिएंसी से काम कर नहीं पाएगा, 200 बर्गर तो बना नहीं पाएगा। 200 बर्गर बनाने के लिए उसको पर्टिकुलर जो भी है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लेबर है उसको अच्छे से काम करना पड़ेगा, जो भी ओवन वगैरह रखे हुए हैं, जो भी सप्लाई रखे हुए हैं उसको अच्छे से साफ मतलब तैयार करके रखना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से इसको परफेक्ट होना पड़ेगा 200 बर्गर बनाने के लिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम कैपेबिलिटी है। तो हम मान के चलते हैं कि अगर 200 रुपया हो गया तो ये बर्गर का संख्या कितना कर लिया, 150 कर लिया। यानी कि अब देखिए क्या हो रहा है, प्राइस में चेंज हो रहा है 100% का, ठीक है, प्राइस में चेंज हो रहा है 100% का, लेकिन सप्लाई में चेंज हो रहा है कितने का, 50% का, ठीक है। यानी कि चेंज इन प्राइस जो है वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई से, ठीक है। उसी चीज को लिखे हैं, सप्लाई से क्या है, प्राइस का चेंज क्या है, ज्यादा है, और अगर सप्लाई से प्राइस का चेंज ज्यादा है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारे पास, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इज टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि प्राइस ज्यादा है, मतलब प्राइस में चेंजिंग हुआ है 100 का, ठीक है, इसमें चेंजिंग हुआ कितने का, 50 का। यानी ये वाला वैल्यू जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है कभी भी 1 से ज्यादा हो पाएगा, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, और अगर 1 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक है, अगर 1 से ज्यादा नहीं हो पाएगा तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली इनइलास्टिक गुड हो जाएगा, जैसे कि हम लोग डिमांड में देखे थे। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें एक तीसरे फर्म का, तीसरा फर्म जो है ये विकास का है, ठीक है। विकास क्या करता है, एक दिन में 100 जींस बनाता है, जिसमें 80 को तो रोज बेच लेता है, ठीक है। 100 जींस बनाता है और उसका कैपेसिटी है 150 जींस या 200 जींस बनाने का, मान के चलिए 200 जींस बनाने का कैपेसिटी है, ये 100 जींस डेली बना रहा है, 80 को रोज बेच दे रहा है, जिसमें 20 बच जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और इसका कीमत भी हम मान ले रहे हैं कि 100 रुपया एक जींस का है। अगर जींस का कीमत 200 रुपया हो जाए, ठीक है, आज से ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आज से मान के चलिए 20 दिन बाद, ठीक है, 20 दिन बाद जींस का कीमत क्या हो गया, 200 रुपया हो गया। अब क्या हुआ होगा, जो जींस उसके पास 20 को बचा हुआ होगा उसको भी क्या कर देगा, सेल में डालेगा, ठीक है, उसको भी बेचेगा, प्लस जो रोज जींस बना रहा है उसको भी क्या करेगा, बेचेगा, और प्लस इसका 200 का कैपेसिटी है डेली बनाने का, तो ये अपना कैपेसिटी भी क्या कर लेगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेगा। यानी कि अब देखिए इसके पास जो कंडीशन है ये क्या कर रहा है, इसमें अगर चेंज हुआ प्राइस में 200 रुपया का हुआ, तो अब ये इन सारे चीजों को ऐड करके मान के चलिए क्या कर लिया, ये 300 जींस पर डे बेचना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर ये 300 जींस पर डे बेचना शुरू कर दिया, यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कितना हो गया, 100 से 300 हो गया, यानी 200 को हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन आपका प्राइस जो था वो 100 से 200 ही हुआ था, ठीक है, यानी कि ये 100 ही हुआ था, यानी ये वैल्यू जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा।
और 1 से बड़ा होगा यानी कि यही गुड जो होगा ये क्या होगा, क्यूएस, चेंज इन क्यूएस क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन चेंज इन प्राइस होगा। यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए किसके लिए, ये हो गया रिलेटिवली इलास्टिक गुड के लिए, ठीक है। तो ये तो प्राइस से डिनोट कर रहे थे, ठीक है। उसी तरीके से प्राइस को छोड़ करके और चीजों को अगर देखें, ठीक है, तो और भी क्या, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अगर हम लोग कारक देखें कि किन किन वजह से हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक अनयूज कैपेसिटी था, ठीक है, यानी कि अनयूज कैपेसिटी क्या था, जैसे ये 100 जींस बना रहा था, 200 का कैपेबिलिटी था, ठीक है, यहाँ 100 बर्गर बना रहा था, 200 का कैपेसिटी था, तो इस तरीके से क्या था, 100 का उसका कैपेसिटी अनयूज था। तो वही जो अनयूज था उसी को जब प्राइस बढ़ा है तो उसका वो यूज करने लगा, उससे उसका इलास्टिसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है। यानी जो अनयूज कैपेसिटी होगा उससे क्या होगा, इलास्टिसिटी हमारा डिफाइन करेगा। टाइम पीरियड कंसिडर्ड, ठीक है, टाइम पीरियड की मतलब का मतलब क्या है, अगर यही जो बर्गर बना रहा है अभी 100 रुपया में एक बर्गर बिक रहा है, ठीक है, अगर यही क्या हो जाए, अगर थोड़ा और समय बीत जाए, 3 साल या 4 साल तक ये दुकान खोले रखे, अब ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा ले, ठीक है, और करके अब क्या करे, पर डे ये 1000 बर्गर बेचने लग जाए, ठीक है, पर डे क्या कर ले, 1000 बर्गर बेचने लग जाए, और 3 साल बाद बर्गर का कीमत 100 से कितना हो, 200 हो, ठीक है, प्राइस कितना हुआ, प्राइस में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये क्वांटिटी में क्या कर लिया, बहुत ज्यादा चेंज कर लिया, ठीक है। यानी कि अगर समय को कंसिडर कीजिएगा तो उससे इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, फिर डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब देखिए परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना हुआ, 200 हुआ, सॉरी प्राइस कितना हुआ, 100 से 200 हुआ, लेकिन सप्लाई कितना हुआ, इसका 10 गुना बढ़ गया, ये 2 गुना बढ़ा है तो ये 10 गुना बढ़ गया, ठीक है, यानी यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो गया, इसका बढ़ गया। यानी ये इलास्टिसिटी कब बढ़ा, जब हम टाइम कंसिडर किए, जब हम 1 साल को 5 साल से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज है। एबिलिटी टू स्टोर, ठीक है, अगर यही व्यक्ति यहाँ पे बर्गर को स्टोर करने का कैपेबिलिटी अगर रखता है तो इसका भी इलास्टिसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है। यहाँ बर्गर को स्टोर करके ये नहीं रख सकता है, ठीक है, इसीलिए इसका इलास्टिसिटी क्या कम हो गया। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जीन्स को बना रहा है और जीन्स को स्टोर कर करके रखते जा रहा है, ताकि जब जरूरत पड़े हम अपना इलास्टिक नेचर दिखा सकें, ठीक है, हम उसको मार्केट में क्या कर सकें, डंप कर सकें, उसको बेच सकें, उससे प्रॉफिट कमा सकें। तो इसलिए क्या होगा, इसका इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी, जैसे मान के चलिए कि यही व्यक्ति था, यहाँ पे बर्गर बेच रहा था, 200 रुपए पर बर्गर यहाँ पे बिक रहा था, उसके जस्ट 10 किलोमीटर बगल में यहाँ पे कोई और इसका दुकान होता, जैसे ही यहाँ पे प्राइस राइज हो रहा था, यहाँ से वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लेता, अपना मोबिलाइज कर लेता। यहाँ पे उसका डिमांड कम था, यहाँ से कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या कर लेता, यहाँ पे मोबिलाइज कर लेता, ठीक है, और ये यहाँ पे आकर के बेचना शुरू कर देता, ठीक है। तो एक क्या होता है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना ज्यादा आप मोबाइल मतलब कितना ज्यादा आप मूव कर सकते हैं कितना जल्दी, ठीक है, इससे भी आपका क्या होता है, इलास्टिसिटी कंसिडर होता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने पढ़ लिया है डिमांड ऑफ लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई से ही बनता है हमारा मार्केट, ठीक है। तो फिर से थोड़ा सा अगर रिवीजन कर लें तो कंज्यूमर जो है वो मैक्सिमम यूटिलिटी चाहता है, इसके लिए इसको इच्छा रखना पड़ेगा और उसके लिए एबल होना पड़ेगा किसी भी सामान को खरीदने के लिए, ठीक है, एट गिवन प्राइस, ठीक है, और गिवन टाइम में। सप्लायर जो है वो क्या कर सकता है, क्या चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। इस प्रॉफिट पाने के लिए उसको एबल होना पड़ेगा उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, और उसका इच्छा होना चाहिए वो प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, एट गिवन प्राइस, किसी दिए हुए निश्चित चीज पे, मतलब निश्चित प्राइस पे, ठीक है। अब यहां से देखिए, अब यहां से इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो असली कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका जो अभी पढ़े हैं उससे भी आता है, लेकिन जो रिटन क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ क्वेश्चन जो आता है, ठीक है, वो अब इसके कॉन्सेप्ट से आता है। इसके कॉन्सेप्ट को अगर समझते चलिएगा तो कहीं भी आप डिमांड और सप्लाई और ये सब चीजों में खास करके जो लिखा हुआ स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आता है उसमें गलती होने का संभावना कम होता है,
ठीक है, देखिए अगर हम लोग लेट्स से मार्केट ऑफ वीट की बात करें, ठीक है, कि इंडिया में या फिर बिहार में वीट का मार्केट क्या है, ठीक है, तो वीट का मार्केट क्या है, तो अगर हम देखें तो इसका सबसे पहले तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये वीट का सप्लाई का ग्राफ दिखाता है, ठीक है, क्या उल्टा पुल्टा हम लिख दे रहे हैं यार, ठीक है, ये जो है ये क्या है, सप्लाई का ग्राफ है, ठीक है, सप्लाई का ग्राफ है, और ये जो है वो किस चीज का है, ये डिमांड का ग्राफ है, ठीक है, ये डिमांड का ग्राफ है। अब देखिए सप्लाई ये हो रहा है, ठीक है, यानी जिस तरीके से प्राइस बढ़ रहा है उससे क्या हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे अगर प्राइस होता, ठीक है, तो सप्लाई इतने लोग कर रहे होते, अगर यहाँ पे होता तो इतने लोग करते, यहाँ पे होता तो इतने लोग करते, इस तरीके से बढ़ते चला जा रहा है। डिमांड की अगर बात करें तो डिमांड ये शो कर रहा है, ठीक है, डिमांड क्या शो कर रहा है, ये वाला लाइन शो कर रहा है। अब देखिए अगर ये डिमांड और सप्लाई का ग्राफ है, ठीक है, तो ये जहां पे लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये सप्लायर ऑफ वीट को कह रहा है, ये डिमांड है वीट का, जहां पे ये वैल्यू को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, जहां पे ये वैल्यू को इंटरसेक्ट कर रहा है, यहीं पे आप इसको ऐसा समझिए, इस पॉइंट पे मैक्सिमम, हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम कंज्यूमर का डिमांड सेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है, और इसी सेम पॉइंट पे मैक्सिमम सप्लायर का प्रॉफिट सेटिस्फाई हो रहा होगा, ठीक है। इसके इधर इसलिए यहां पे नहीं कट किया ये मार्केट, कि अगर यहां पे मार्केट कट करता, ठीक है, तो यहां पे खरीदने वाला, जैसे देखिए अब इसको ऐसा समझिए, अगर यही लाइन को हम कहां बना देते, यहां बना देते प्राइस को, ठीक है, यहां बना देते, तो ये हमारे पास है डिमांड का ग्राफ, डिमांड का लाइन, ठीक है, ये डिमांड का लाइन है, और ये जो है हमारे पास सप्लाई का लाइन है, ठीक है। इस प्राइस पे, यानी कि यहां के प्राइस पे, इस प्राइस पे जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर होता, वीट प्रोड्यूस करने वाला, उसका संख्या इतना ही होता, ठीक है, ये होता सप्लाई क्या होता, ये होता वीट का, और इस चूंकि प्राइस कम है तो डिमांड इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी इस प्राइस पे डिमांड क्या हो जाता वीट का, डिमांड यहां आ जाता वीट का, ये हो जाता क्या, क्यूडी, ठीक है, ये हो जाता प्राइस वेट का, ये हो जाता डिमांड वेट का, ठीक है। तो अब क्या होता, अगर सप्लाई कम हो गया है, डिमांड ज्यादा हो गया है, यानी कि सभी लोगों को ये वीट नहीं मिल पाएगा, तो लोग क्या करेंगे, लोग जिसको वीट नहीं मिल रहा है वो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होंगे, ठीक है। जब ये लोग ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार होंगे तो हो सकता है प्राइस क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, अब यहां से लोग कुछ कम होंगे, ठीक है, यहां से क्या होगा, डिमांड इसका क्या होगा, कुछ कमेगा, यानी ये दोनों आपस में मूव करेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये डिमांड जो है, डिमांड अगर यहां पे है, ठीक है, डिमांड यहां पे है, सप्लाई यहां पे है, अगर सारे लोगों का डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, सारे लोगों का डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो लोग मार्केट में जाएंगे और मार्केट में ज्यादा पैसा देने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि मतलब कुछ तो करो भाई, दे दो हमको, ठीक है, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं। तो यही जो सप्लायर है इसको बढ़ा करके प्राइस में क्या करेगा, बेचना शुरू कर देगा, ठीक है, और ये प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, इसका डिमांड क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कहां पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सप्लायर था वो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिमांड को क्या कर लेगा, मीट कर लेगा। तो यहां से जो होगा ये तय हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर गुड का कॉस्ट होना चाहिए। अब देखिए इसी चीज को जब हम कैपिटल इकोनॉमी पढ़ रहे थे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का थ्योरी पढ़ रहे थे, एडम स्मिथ वाला, तो एडम स्मिथ इसी को इनविजिबल हैंड ऑफ मार्केट बोले थे, ठीक है, इसी को क्या बोले थे, इनविजिबल हैंड। यहाँ पे कोई बाहरी फैक्टर आकर के इसके प्राइस को क्या किया, एडजस्ट नहीं किया। डिमांड जैसे ही बढ़ गया, सप्लाई कम गया, ऑटोमेटिक डिमांड सप्लाई से क्या हो गया, सप्लाई साइड से प्राइस बढ़ने लगा, डिमांड साइड से डिमांड क्या होने लगा, घटने लगा।
एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, पी इक्विलिब्रियम। ये क्या हो गया, पी इक्विलिब्रियम, ठीक है। और यही जो पी इक्विलिब्रियम हो गया, यहीं पे हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और यहीं पे हमारा सारा चीजों का डिमांड फुलफिल होगा। इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए समझिए क्या हो रहा है। यहां तक हमको लग रहा है कि समझ आया होगा, ठीक है। अब जो भी बात चलेगा वो इसी ग्राफ पे चलेगा, ठीक है। अब जो भी हम लोग चर्चा करेंगे वो बस इसी ग्राफ पे करते चलेंगे। जैसे कि चलिए एक हम कुछ डेमो टाइप बता देते हैं थोड़ा सा, उसके बाद इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे इसी में हम लोग एक एग्जांपल ले लें जो हमारे गवर्नमेंट में काम होता है, ठीक है। जैसे कि सब्सिडी की अगर बात कर लें, ठीक है, तो ये है कुछ हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है। एक हेल्थ केयर फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये मान के चलिए कि हेल्थ केयर फैसिलिटी का सप्लायर है, ठीक है। ये क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी का सप्लायर है। ये सप्लाई का ग्राफ है, ये हेल्थ केयर फैसिलिटी का सप्लाई शो कर रहा है, ठीक है। वहीं पे एक और ग्राफ बना लेते हैं। ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, ये शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हेल्थ केयर कितने लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें इस लाइन पे, चलिए इस लाइन पे अगर हम बात करें, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे क्वांटिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस सप्लाइड इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ हेल्थ केयर डिमांडेड। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, बोले कि हेल्थ केयर फैसिलिटी पे हम क्या देंगे, कुछ सब्सिडी देंगे, ठीक है। जब सब्सिडी का ग्राफ हम देखे थे तो सब्सिडी किसको इफेक्ट डालेगा, सब्सिडी सप्लाई साइड को इफेक्ट डालेगा। तो सब्सिडी इफेक्ट डाला किसको, सप्लाई साइड को। अब सप्लाई साइड में सब्सिडी आया, जो नया ग्राफ बन गया इसका, सब्सिडी के बाद ये ग्राफ बन गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। अब प्राइस इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ गया, अब इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, सॉरी। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यानी प्राइस क्या हुआ है, घटा है। अब देखिए इस प्राइस पे, ठीक है, इस प्राइस पे जो नंबर ऑफ सप्लायर है वो क्या हुआ, ये ध्यान से देखिएगा इसको। ये जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास, ठीक है, ये जो ग्राफ बन रहा है ये एक्चुअल सप्लायर था, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ था ये एक्चुअल सप्लायर था, QS एक्चुअल था, ठीक है। एक्चुअल सप्लायर इतने लोग थे, ठीक है। अब देखिए अगर सब्सिडी मिला है, सब्सिडी मिला है तो सप्लाई क्या होगा, थोड़ा सा तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज किया, और यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये जो लोग डिमांड कर रहे थे हेल्थ केयर फैसिलिटी का, सब्सिडी देने से क्या हुआ, डिमांड का कर्व आपका कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये QD क्या हो गया, 2 हो गया। पहले QD कितना था, 1 था, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड कितना था, 1 था। यानी कि सब्सिडी जब गवर्नमेंट नहीं दे रही थी, मार्केट खुद से रन हो रहा था, तो इतने लोग फैसिलिटी का, हेल्थ केयर फैसिलिटी का सुविधा ले पा रहे थे। अब जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी का सुविधा कितने लोग ले रहे हैं, इतने लोग ले रहे हैं, ठीक है। पहले हेल्थ केयर बनाने वाले लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। QD1 बराबर QS1 था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस बन रहा था। अब इक्विलिब्रियम प्राइस कहाँ पे बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यानी QD2 बराबर QS2 है, ठीक है। यानी कि सप्लाई साइड में क्या हो गया, बढ़ गया। ऑब्वियस सी बात है, देखिए अब इसको नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर कीजिए, ठीक है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे, तो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल होगा, ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगे, वो चाहेंगे कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करें लोगों को। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से सब्सिडी मिल रहा है गवर्नमेंट से, यानी कि सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। वहीं पे जो व्यक्ति, ठीक है, हेल्थ केयर नहीं एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है, उसके लिए क्या हो गया, पहले हेल्थ केयर एक्सेस करने के लिए प्राइस P1 देना पड़ रहा था उसको।
अब हेल्थ केयर के लिए प्राइस कितना देना पड़ रहा है, P2 देना पड़ रहा है, और P2 क्या हो गया, हेल्थ केयर का प्राइस क्या हो गया, कम गया। यानी कि जब कम गया प्राइस, ठीक है, प्राइस कम गया तो डिमांड कर्व पे क्या होगा, डिमांड कर्व पे हरकत होगा। तो देखिए P1 से P2 आया, डिमांड कर्व पे क्या हुआ, हरकत हुआ, ऊपर से कर्व कहाँ हो गया, नीचे हो गया। ऑब्वियस सी बात है, P1 ज्यादा था, P2 छोटा है। जब प्राइस क्या होगा, कमेगा, डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो प्राइस देखिए सब्सिडी देने पे क्या हो गया, कम गया, डिमांड क्या हो गया, हेल्थ केयर फैसिलिटी का बढ़ गया। ठीक है, यहीं पे सप्लाई के साथ क्या हुआ, सप्लाई पहले ये था, ठीक है, पहले सप्लाई यहाँ पे आ रहा था, QS1 पे आ रहा था, इक्विलिब्रियम पे मार्केट। ठीक है, अब जैसे ही सब्सिडी दिया यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे सप्लायर क्या हो गए हैं, सप्लायर यहाँ पे बढ़ गए हैं। ठीक है, और हेल्थ केयर फैसिलिटी लेने वाले व्यक्ति भी बढ़ गए हैं। यानी दोनों तरीके से क्या हो गया, ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन हो गया। ठीक है, जो सब्सिडी जो है, इसी पे पूरा का पूरा हम बात करेंगे कल मार्केट का। ठीक है, कल इन द सेंस के जब भी हमारा टाइम मिलेगा, ठीक है, तो उस पर हम पूरा बात करेंगे फिर मार्केट का, कि अब किस तरीके से मार्केट रन होता है, किस तरह से मार्केट अपना प्राइस डिटरमाइन करता है। ठीक है, और किस तरह से इन चीज़ों को हम फिर एनालाइज करके आगे बढ़ते हैं, कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, सब्सिडी देना क्यों जरूरी है, टैक्सेशन, टैक्स लगाना क्यों जरूरी है, टैक्स लगाने से कितने तरह के लॉस होते हैं। यहाँ तक कि इसी ग्राफ से हम लोग देख लेंगे कि यहाँ से, अब देखिए इस चीज को थोड़ा सा देख ही लीजिए, ये चूंकि इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ठीक है, और सप्लाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सप्लाई इंक्रीज होने का क्या मतलब है, सप्लाई इंक्रीज होने का सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब है प्रोडक्शन अपना क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। पहले प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था, अब प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जब प्रोडक्शन बढ़ा है, जब सप्लाई बढ़ा है, क्या इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ा होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या नहीं बढ़ा होगा, क्या इसमें लैंड नहीं बढ़ा होगा, क्या इसमें लेबर नहीं बढ़ा होगा, क्या इसमें कैपिटल नहीं बढ़ा होगा। ठीक है, क्या इस पे नए नए एंटरप्रेन्योरशिप नहीं आए होंगे। ठीक है, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप आएंगे, सब्सिडी से क्या होगा, हमारा इकोनॉमी बूस्ट करेगा। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी ज्यादा नंबर ऑफ स्टार्टअप्स होगा। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ कैपिटल आएंगे, ज्यादा नंबर ऑफ कैपिटल आएगा यानी कि हमारा टेक्नोलॉजिकल बूस्ट होगा। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा कि आप इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करिए, इससे आपको ज्यादा फायदा है, इसका इस्तेमाल करिए, इससे ज्यादा फायदा है। ठीक है, अगर ये सप्लाई साइड बढ़ा है, क्या इसमें नंबर ऑफ लेबर्स नहीं बढ़े होंगे, काम करने वाले लोग नहीं बढ़े होंगे। अगर काम करने वाले लोग बढ़े होंगे तो देखिए सब्सिडी प्रोवाइड करने से हमारा क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या नहीं बढ़ा होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया होगा, नहीं कमा होगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सब्सिडी से इन सब चीजों पे देख रहे हैं। ठीक है, कि सब्सिडी से क्या हो रहा होगा, इन अनएम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसी से लैंड पे भी असर देखेंगे हम लोग कि लैंड पे क्या असर हो रहा होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है बस इस ग्राफ को ध्यान में रख करके हम बाकी जितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन सब चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसी ग्राफ को देख करके इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप पे। ठीक है, क्योंकि इस पे जो भी इफेक्ट होगा वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा देश के जनता को। ठीक है, और अगर देश का जनता इससे डायरेक्टली अफेक्टेड हो रहा है, हम देखेंगे कि टैक्स लगाने से इस पे क्या हो रहा होगा, जितने तरीके के टैक्स हैं उससे हम देखेंगे कि इस पे क्या फायदा या घाटा हो रहा है, उससे देखेंगे कि मार्केट में क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, और ये जब चीजें देखेंगे तो फिर हमको जो भी क्वेश्चन एज इट इज क्या बोलते हैं उसको लिख करके स्टेटमेंट फॉर्म में देगा, ठीक है, तो उसका आंसर देने के लिए हम लोग क्या रहेंगे, रेडी रहेंगे। क्योंकि एक बार जब ग्राफ बना लेंगे, क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बताइए कि क्या असर पड़ेगा। ठीक है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होता है, इंक्रीज होता है, तो उससे क्या होता है, सप्लाई हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है तो सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए ये था हमारा पहला इनिशियल सप्लाई, ये था हमारा इनिशियल डिमांड। ठीक है,
ये हमारे पास है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुआ है। क्या हुआ, यहाँ पे डिमांड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। ध्यान से देखिए, ये P2 है, ये Q2 है, ठीक है। ये हमारे पास P1 था, ये हमारे पास Q1 था, ये हमारे पास सप्लाई 1 था, ये हमारे पास नया सप्लाई है। टेक्नोलॉजी इंक्रीज करता है तो क्या ग्राफ बताए थे, टेक्नोलॉजी इंक्रीज करेगा तो ग्राफ क्या करेगा, प्राइस को, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम करेगा, ठीक है। तो हम क्या किए, पहला से सप्लाई ये चल रहा था, ठीक है, नया सप्लाई क्या हुआ, ये हुआ। जब नया सप्लाई ये हुआ क्या हुआ हमारे पास, न क्वांटिटी, नया सप्लाई ये हुआ हमारे पास, तो डिमांड, ये डिमांड कर्व था। अब डिमांड कर्व को पहले ये यहाँ कट कर रहा था, अब मार्केट यहाँ बन रहा है। अब मार्केट यहाँ बन रहा है यानी कि प्राइस क्या हो रहा है, कम रहा है। पहले प्राइस P1 लग रहा था, अब प्राइस P2 लग रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है हमारे कंट्री में, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है हमारे कंट्री में, तो उससे क्या हो रहा है, चीजों का प्राइस क्या हो रहा है, घट रहा है। और अगर चीजों का प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या होगा हमारे पास, क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। और सिर्फ क्वांटिटी डिमांड ही नहीं बढ़ रहा है, इसको सप्लाई लाइन पे देखिए, सप्लाई पहले इतने लोग कर रहे थे, अब सप्लायर कितने हो गए, इतने हो गए। ये हो गया हमारे पास सप्लाई लाइन, ठीक है। यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से पूछ देगा स्टेटमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है कंट्री में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो सप्लाई में वृद्धि होगा, ठीक है, सप्लाई में वृद्धि हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि होगा। ध्यान से देखिए, सप्लाई कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्प्लॉयमेंट से, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि होगा अगर सप्लाई बढ़ रहा होगा तो, ठीक है। हमारा डिमांड में वृद्धि होगा, प्राइस में क्या होगा, प्राइस में कमी होगा, ठीक है। इन सब चीजों को, अब क्या है कि अब हम लोग इस स्थिति में हैं कि अब कोई भी चीज आएगा उसको हम लोग अब बस इस ग्राफ से क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं, उसको पूरा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब इसके बाद फिर कल देखते हैं, जिस दिन भी टाइम मिलेगा हमको।